अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हल्द्वानी की। हल्द्वानी हिंसा को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। बनभूलपुरा हिंसा कांड के 9 फरार आरोपी मोस्ट वांटेड घोषित कर दिए गए हैं। मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक मोस्ट वांटेड घोषित किया गया, साथ ही मलिक का बेटा मोहित भी मोस्ट वांटेड घोषित किया गया है, लिस्ट में शामिल किया गया। पुलिस ने सभी 9 फरार आरोपियों की मोस्ट वांटेड पोस्टर के साथ में लिस्ट भी जारी कर दी है और इसके पोस्टर लगाए जा रहे हैं। 8 फरवरी को हुई हिंसा में इन सभी की प्रमुख भूमिका रही है और पुलिस को इनकी तलाश है। उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर, और खबर का कारण है ये मेरे हाथ में जो पोस्टर मौजूद है, मोस्ट वांटेड, यानी ये जो वांटेड शख्स है ये है बनभूलपुरा कांड का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक। और इस तरीके से जो पुलिस की टीम है वो लगातार अब्दुल मलिक समेत जो 9 फरार आरोपी हैं, जिसमें उसका बेटा अब्दुल मोहित भी शामिल है, इस तरीके से ये पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं हल्द्वानी में। और इसके बाद उत्तराखंड के जितने थाने हैं वहां पर ये सब पोस्टर्स लगाए जाएंगे। यहाँ ये जो पुलिस के कर्मचारी हैं ये इस तरीके से पोस्टर चिपकाने में लगे हुए हैं, क्योंकि अब्दुल मलिक लगातार घटना के बाद से ही फरार चल रहा है। और फरार चलने के बाद सबसे पहले उसका जो नोटिस सर्व हुआ कोर्ट की तरफ से, और उसके बाद उसके कुर्की के नोटिस सर्व हुए हैं और अब कुर्की भी शुरू हो चुकी है। और इस तरीके से जगह जगह जो शहर का एक नामी व्यवसायी होता था 8 से 10 दिन पहले तक, वो आज इस तरीके से शहर के थानों की दीवारों पर उसका पोस्टर चिपका हुआ है और तलाश है इस शख्स की, इसके साथ 9 लोगों की। अगर ये शख्स आपके भी घर के आसपास कहीं मौजूद है तो बताइए पुलिस को कि आखिर ये शख्स कहां मौजूद है, और बनभूलपुरा कांड के इस मुख्य मास्टरमाइंड को सलाखों के पीछे पहुंचाने में उत्तराखंड पुलिस की मदद कीजिए। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। हल्द्वानी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अब्दुल मलिक की संपत्ति कुर्क करने और पुलिस की टीम उसके घर पर पहुंची। अब्दुल मलिक अरबों की संपत्ति का मालिक है। मलिक कॉन्ट्रैक्टर होने के साथ ही ट्रांसपोर्ट और साथ ही खनन का भी बड़ा कारोबारी है। मलिक समेत फरार सभी 9 आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। कोर्ट ने इनकी परमिशन भी दे दी है। इन फरार 9 आरोपियों में मलिक का बेटा अब्दुल मोहित और पार्षद शकील अंसारी का नाम भी शामिल है। इस मामले में जो नामजद अभियुक्त थे उनमें से 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। बाकी जो 9 लोग थे वो फरार चल रहे थे। हमने कोर्ट से वारंट लिए। कोर्ट से वारंट लेने के बाद में इन लोगों की जो कुर्की है वो हमारे द्वारा की जा रही है। साथ ही चूँकि ये लोग सभी वांछित है, अतः इन लोगों के सभी के पोस्टर चिपकाए गए हैं ताकि इनकी गिरफ्तारी में जनता से सहयोग लिया जा सके। उद्यान घोटाले में सीबीआई जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जल्द ही सीबीआई घोटाले के आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर सकती है और अब करीब 16 अफसर और कर्मचारियों से पूछताछ हो चुकी है। इतना ही नहीं, खबर है कि नैनीताल और साथ ही उत्तरकाशी जिले के अलावा दूसरे जिलों में भी घोटाला हुआ है। उद्यान घोटाले की पहले एसआईटी जांच हुई थी जिसके करीब 10 अफसर कर्मचारियों के नाम भी सामने आए थे, लेकिन अब ये नंबर बढ़ता जा रहा है। और खास बात तो यह है कि सभी अफसर कर्मचारी अभी भी विभाग में कामकाज संभाल रहे हैं और सूत्रों के हवाले से सीबीआई अब तक 2 राउंड की पूछताछ कर चुकी है और जल्द ही एक और राउंड की पूछताछ हो सकती है, जिसके बाद में एफआईआर भी दर्ज करने की तैयारी है। वहीं आरोपी डायरेक्टर हरमिंदर सिंह बवेजा हिमाचल प्रदेश में है। चलिए अब बात करेंगे उपनल कर्मचारियों के आंदोलन की। तो एक दिन पहले धरने पर बैठे उपनल कर्मचारियों ने धर्म परिवर्तन की धमकी दी थी, लेकिन दूसरे दिन मान लिया कि गलती हुई थी। बीजेपी ने इसे उकसावे में बयान बताया और धर्म छोड़कर पक्की नौकरी पर कर्मचारी को पूर्व सीएम हरीश रावत का साथ जरूर मिला। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारी मांगे पूरी करो। तो हमने निर्णय लिया सब 25,000 कर्मचारियों ने कि हम कल अपना पूरा परिवार के साथ धर्म परिवर्तन करना जा रहे हैं। हम इस राम राज्य में नहीं रहना चाहते। धर्म परिवर्तन की धमकी देकर उपनल कर्मचारियों ने दबाव बनाने की कोशिश की। दबाव ये कि सरकार 25,000 उपनल कर्मचारियों को पक्की नौकरी दे दे, जिसका आदेश सैनिक कल्याण विभाग को हाईकोर्ट से मिला है।
शुक्रवार को नाराज कर्मचारियों ने देहरादून में प्रदर्शन भी किया और मंत्री गणेश जोशी के घर को घेरने की तैयारी भी, लेकिन न धर्म परिवर्तन हुआ और न कोई बात सुनने आया। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि धर्म परिवर्तन की बात कर्मचारी उकसावे में आकर कह रहे हैं, जबकि सरकार से बात करके मसला सुलझाया जा सकता है। बयान तो गलत, हमें भी लग रहा है गलत बयान था, पर जो हम राम राज्य में प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो फायदा क्या फिर उस राम राज्य का। आज सरकार कह रही कि राम राज्य आ गया, मुझे तो लगता नहीं कि राम राज्य आएगा। प्रजा नीचे जहाँ घाट हुआ करता था, आपको पता है, एक तो बिहार, वहाँ पे हम लोग प्रदर्शन करें। आज रोड पे मात्र शक्ति हमारे रोड पे है, सारा सिस्टम रोड पे है, तो राम राज्य का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता कि राम राज्य आ गया। मेरे हिसाब से तो कोई राम राज्य नहीं है। थोड़ा सब्र रखने की आवश्यकता है। समय के साथ वेतन वृद्धि भी हुई है, हर बार होती भी है, चिकित्सा भत्ते भी मिल रहे हैं, हर प्रकार की सुविधाएं देने के बाद अगर इस प्रकार की स्थितियाँ निर्माण होती है तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं किसी की सह पर ये हो रहा है। आखिर लोकसभा से पहले इस प्रकार वातावरण मैसेज करके मुझे लगता है कि कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। नौकरी की लड़ाई में धर्म की बात आई तो सियासत भी गरमाई। भगवान शिव के नाम के साथ मौन व्रत करने वाले पूर्व सीएम हरीश रावत भी इस लड़ाई में कूद गए। 25,000 कर्मचारियों को परमानेंट करने की मांग की। 12 फरवरी से उपनल कर्मचारी सड़क पर हैं। अस्पतालों से लेकर अलग अलग ऑफिस में काम अटक रहा है तो पक्की नौकरी के लिए कर्मचारी धर्म बदलने तक की खुलेआम धमकी सरकार को दे रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम धामी दिल्ली में हो रही बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और इसके साथ ही सीएम केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। 17 और 18 तारीख को होने वाली इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी आगामी रणनीति बनाएगी और पार्टी के सभी मोर्चों के पदाधिकारियों से लेकर प्रदेश के 250 से ज्यादा नेता मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिसमें संगठन से जुड़े कार्यक्रम की रिपोर्ट से लेकर आगामी कार्यक्रमों की रणनीति बनाई जाएगी। एजुकेशन सिस्टम को पटरी पर लाने के लिए भले ही लाख दावे हों, लेकिन ये दावे हकीकत में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। हालात ये है कि पिथौरागढ़ में बीते 3 सालों में कई स्कूल बंद हो चुके हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ों में स्कूली शिक्षा की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। कहीं टीचर्स नहीं होने से छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है तो कहीं छात्रों की कमी से स्कूलों में ताला लटक गया है। पिथौरागढ़ में बीते 3 सालों में 158 प्राइमरी और 25 उच्च प्राथमिक स्कूल बंद हो गए। कहने को तो ये स्कूल छात्र संख्या शून्य होने के कारण बंद हुए, लेकिन छात्रों की शून्य होती संख्या भी सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर रही है। जिले में 183 स्कूलों के बंद होने के बाद अभी भी कई स्कूलों पर बंदी के संकट मंडरा रहे हैं। विगत 3 वर्षों में पिथौरागढ़ जनपद में 158 प्राथमिक विद्यालय और 25 उच्च प्राथमिक विद्यालय जो छात्र संख्या शून्य होने के कारण बंद हुए हैं, जिसमें सर्वाधिक धारचूला मुनस्यारी के विकास खंडों के विद्यालय हैं। असल में यहाँ 120 ऐसे स्कूल हैं जो सिंगल टीचर के हवाले हैं। यही नहीं, सिंगल स्टूडेंट्स वाले 445 प्राथमिक और 20 जूनियर हाई स्कूल हैं। इसके अलावा 28 प्राथमिक और 2 जूनियर हाई स्कूल शिक्षक विहीन हो चुके हैं। जानकारों की माने तो शून्य छात्र संख्या की सबसे बड़ी वजह टीचर्स की कमी है और टीचर्स की कमी के कारण अभिभावक स्टूडेंट्स को उन स्कूलों में भेजने को मजबूर हैं जहां सभी सब्जेक्ट के टीचर्स मौजूद हैं। व्यापक हमारे शिक्षकों की भर्ती की जाए। अगर शिक्षकों की भर्ती प्रॉपर विद्यालयों में हो जाए तो गार्जियन भी जो कहता है कि 1 शिक्षक है हम नहीं भेजते हैं, 2 शिक्षक हैं, बच्चे कहीं कहीं पर तो 80, 90, 100 भी हैं हमारे विद्यालयों में। बेहतर शिक्षा की चाह में बॉर्डर जिले में पलायन भी बढ़ा है। पलायन आयोग की रिपोर्ट माने तो यहाँ 41% पलायन हो चुका है। 2019 में पिथौरागढ़ में 1600 गांव आबाद थे, लेकिन बीते 4 सालों में ये आंकड़ा 1542 पर आ गया। ऐसे में तय है कि अगर स्कूली एजुकेशन का यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में पलायन की रफ्तार बढ़ेगी और स्कूलों में ताले लटकने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बागेश्वर की बेटियों में ताइक्वांडो जैसे खेल को लेकर जागरूकता बढ़ी है और इस खेल में कई बेटियां बेहतर प्रदर्शन भी कर रही हैं और नेशनल और इंटरनेशनल में पहाड़ का नाम रोशन कर रही। रिपोर्ट देखिए।
पहाड़ी जिले बागेश्वर में ताइक्वांडो खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और इसमें भी बेटियां अव्वल हैं। बेटियां इस खेल को अपनी सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल करने का गुण सीख रही हैं और इसमें स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। मैं 3 साल से कर रही हूँ और मेरे को ट्रेनिंग करते करते 2 या 3 साल हो चुके हैं और आज मेरा मेडल है HFI स्कूल गेम्स ऑफ इंडिया। तो इसमें मेरा गोल्ड मेडल रह चुका है और मैं आगे को और कोशिश करूँगी कि मेरा इंटरनेशनल में भी मेडल आए। धीरे धीरे करके रिजल्ट आया और उसके बाद मेरा इसमें इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ी और उसके बाद मेरा नेशनल स्कूल गेम्स में गोल्ड मेडल पड़ा और अब हम वर्ल्ड स्कूल गेम्स खेलने दुबई जाएंगे। कुछ ही सालों में बागेश्वर के 300 से अधिक खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक जीते हैं, जो पहाड़ का नाम रोशन कर रहे हैं। बच्चे हैं जो यहाँ से हमको इंटरनेशनल लेवल पे मेडल भी दे चुके हैं। तो बागेश्वर एक ऐसा जिला बन रहा है और भविष्य में हमें लगता है कि हमारे यहाँ के खिलाड़ी उत्तराखंड का नाम और बागेश्वर का नाम ओलंपिक लेवल पे बागेश्वर का नाम रोशन करेंगे। प्रदेश सरकार खेल और खिलाड़ियों को हर संभव प्रोत्साहन दे रही है, जिसकी वजह से अलग अलग खेल पहाड़ के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में अब स्कूली बच्चों के बैग का बोझ कम होगा। अप्रैल से शुरू हो रहे नए सेशन में स्टूडेंट्स के लिए बैग फ्री डे से लेकर बैग का वेट कम करने पर भी एजुकेशन डिपार्टमेंट काम कर रहा है। बैग फ्री डे अब सरकारी से लेकर प्राइवेट स्कूल में शुरू होने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने नए सत्र से प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सप्ताह में एक दिन बैग फ्री डे करने का फैसला किया है। इस दिन स्टूडेंट्स फ्री माइंड से स्कूल आएंगे और उनको सामाजिक गतिविधियों से लेकर स्वरोजगार कर रहे लोगों से भी मिलवाया जाएगा। वहीं इसके साथ शिक्षा विभाग का प्रयास है कि 6 से 8 क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए 4 किलो, तो वहीं 9 से 12 क्लास तक के छात्रों के लिए स्कूल बैग का वजन 3 से 5 किलो तक रखा जाए। हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, हम तो उनसे भी अनुरोध करेंगे क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के बच्चों का बोझ जो है सरकारी स्कूल के बच्चों के बोझ से अधिक है। तो अब शुरुआत से ही जो है छोटे बच्चे हैं, जहां उनकी हड्डियां डेवलप होनी चाहिए वहां वो बोझ तले दब जाएंगे तो भारी स्वास्थ्य का जो है उनको सामना करना पड़ेगा बाद में, इसका असर बाद में पड़ता है। तो सभी प्राइवेट स्कूलों से भी हमारा अनुरोध है कि वो जो बच्चों का बस्ते का बोझ है उसको कम से कम करें। अभिभावक भी मानते हैं कि प्राइमरी क्लास से ही बच्चों पर सिलेबस का बोझ है, इसीलिए हर क्लास के हिसाब से स्कूल बैग का वजन भी होना चाहिए। फ्री डे होना चाहिए बच्चों के लिए, तो हमारे लिए भी और वो है मैम बच्चों के लिए भी, क्योंकि कई चीजें ये भी कह रहे हैं कि इतने हैवी बैग्स हैं, बचपन से इतना बोझ उन पे डाला जाए। हाँ जी वो तो है मैम। अब तो और आगे जैसे जैसे सीनियर क्लासेस में जा रहे हैं मैम और ज्यादा हैवी होते जा रहा है बैग ना, तो बैग फ्री डे होना चाहिए मैम। फ्री होना भी चाहिए। एक्चुअली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और फिर क्या सीनियर क्लासेस जैसे बढ़ रही है ना, तो क्या टीचर्स टाइम टेबल बनाती हैं, बट क्या होता है हिंदी है लिटरेचर लैंग्वेज दोनों होता है, तो मैम कहती है आप दोनों बुक्स कैरी कीजिए, कभी मिस वो हो जाता है, इंग्लिश है दोनों कैरी कीजिए। तो टाइम टेबल के बावजूद भी क्या होता है कि बच्चों को सारा कैरी करना पड़ता है कि कौन टीचर कौन सा कराएगी यही नहीं पता होता है। डाउटफुल रहते कि मैम ने क्या पता वो निकाल दिया तो हम क्या करेंगे, ये बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। अब मतलब टाइम टेबल के बावजूद भी बैग हैवी ही रहता है, चाहे कुछ भी कर लो आप। प्रेशर बहुत ज्यादा है, होना चाहिए विदाउट बैग एक दिन तो होना ही चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि नया सेशन नए एक्सपेरिमेंट के तौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट करने की तैयारी में लगा है, ताकि छात्रों के स्कूल बैग का वजन कम हो सके और बैग फ्री डे में सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने से सामाजिक दायित्वों का भी एहसास हो सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।